नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी क्लासेस चल रही हैं पटवार वाली, और उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है भारत के भौतिक प्रदेश, उसकी ये अपने अंतिम थोड़ा सा टॉपिक बच गया था पिछले वाली क्लास में। तो उस क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए आज इसको कंप्लीट करेंगे। ये अपना तीसरा पार्ट है। इसका मतलब अपने पहले दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप देखना। उससे पहले एक ही क्लास में भारत का सामान्य परिचय डाला हुआ है, उसको भी आप देखने की कोशिश करना और उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास ये पटवार वाली किताब है नाथ पब्लिकेशन की, इंडिया जीके एंड साइंस, जिसके अंदर मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और जनरल साइंस है, ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ एक करंट अफेयर्स, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि अपने जो ये भारत का भूगोल है, अपने ये जो भारत का भूगोल है, इसके जो 7 क्वेश्चन आते रहे हैं, और 7 क्वेश्चन का मतलब है कि टोटल कितने नंबर है? 14, 14 नंबर। और यदि आपको 14 नंबर ये कवर करने हैं तो ये क्लासें आपकी लगातार चल रही हैं, आप इसको देखते रहिए। और दूसरी बात, एक खुशखबरी और बताता हूँ मैं आपको कि जल्द ही हम ये, यदि किताब आप जल्द ही कर लेंगे, ये क्लास जल्द ही कर लेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं नाथ पब्लिकेशन, और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अपन शुरू करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, ये अपना टॉपिक है। और भौतिक प्रदेशों के अंदर एक बार मैं नाम नाम वापस लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ा। उसके बाद में दूसरा उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। उसके बाद में आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया। ये बड़े बड़े 3 भौतिक प्रदेश, और इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में मैंने आपको ये करवाया था कंप्लीट, दूसरी क्लास में मैंने आपको ये 2 भौतिक प्रदेश एक साथ करवाए थे। उसके बाद 3 भौतिक प्रदेश और हैं, जिसके अंदर एक भौतिक प्रदेश अपने तटीय मैदान, तटीय मैदान, और उसके बाद में द्वीप समूह है, और एक अपने मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये छोटे छोटे भौतिक प्रदेश हैं, इन तीनों को आज अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगला जो अपना चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका क्या हो गया? तटीय मैदान, तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भारत से है। जैसे इसके ऊपर यहाँ पर इसका स्थल भाग शुरू हो जाता है पाकिस्तान, और इधर लास्ट में यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इधर आपके यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर है, और इधर आपके बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और ये इसके आसपास का, ये तटरेखा के पास का जो मैदान है वो आपका तटीय मैदान कहलाता है। इसे तटीय मैदान को आप 2 भागों में डिवाइड करते हो। एक है आपका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और एक है आपका कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिम की साइड है वो पश्चिमी तटीय मैदान है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये पश्चिम है। यहां पर हमने पश्चिमी घाट को पढ़ा था, यहां हमने पश्चिमी घाट को पढ़ा था। तो इसके पास का जो ये मैदान है वो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर हमने कटे फटे एक घाट को पढ़ा था जिसका नाम था पूर्वी घाट। इधर जो यहां पर ये मैदान है ये आपका कहलाता है पूर्वी तट। यह आपका हो गया पूर्वी तट या पूर्वी तटीय मैदान, और यह हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान।
ये 2 मैदान है। यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान पर जो जिलों की राज्यों की संख्या है वो 5 है, और पूर्वी तटीय मैदान पर राज्यों की संख्या कितनी है? 4। टोटल राज्य 9 है। और वैसे भी शुरू में जो हमने सामान्य परिचय पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि तट पर अपने कितने राज्य स्थित हैं? 9। उस टाइम भी मैंने आपको 5 और इन चारों के नाम लिखाए थे। अपन दोबारा इनको कर लेंगे। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं एक एक की। सबसे पहले हम इस तटीय मैदान को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान की, जैसे डायग्राम में एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए इधर वाला पार्ट है, ये यहां आपके ये क्या है? पश्चिमी घाट है ये, और यहां जो ये मैदान है ये आपका तटीय मैदान है। तो ये पश्चिमी घाट है और ये आपकी तटीय रेखा है, और वो भी कौन सी? पश्चिमी तटीय रेखा। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट रेखा के बीच का मैदान, तट रेखा के बीच का मैदान, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। ठीक है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये थोड़ा संकड़ा है। जैसे ये ज्यादा, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो थोड़ा सा क्या है? ज्यादा चौड़ा है बजाय किसके? पश्चिमी तट के। उसका कारण ये है कि इधर से जो बड़ी बड़ी नदियां बह के जाती है, इन्होंने इसको चौड़ा कर दिया। तो ये क्या है? थोड़ा सा संकड़ा है ये। यानी आप ये भी कह सकते हो कि पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में क्या है? थोड़ा संकरा है। और इसकी जो औसत चौड़ाई है, वो आपकी कितनी है? वो 64 किलोमीटर है। कितनी है? 64 किलोमीटर है। और इस पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित जो राज्य हैं वो राज्य कौन से हैं? ऊपर से गुजरात हो गया, पीछे पड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरा जस्ट इसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे गोवा हो गया, गोवा के जस्ट आगे क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, और कर्नाटक के आगे क्या हो गया? आपका केरल हो गया। केरल। ये 5, तो मैंने बताया ना आपको 5 है ये। तो ये आपके क्या हैं? पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित आपके 5 राज्य हैं। अब देखिए इस पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांट दिया? इस पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको कितने भागों में बांटा? इसको बांट दिया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना। एक मिनट रुकना। ठीक। हाँ, इधर देखो, इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। पहले आप थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से, जैसे एक बार सिर्फ हम क्या करते हैं? इस पे फोकस करते हैं पश्चिमी तट पर। यहां आपके सूरत है। सूरत से लेकर यहां नीचे आओगे तो गोवा राज्य पड़ता है। गोवा के नीचे कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है मंगलुरु, और ये लास्ट बिंदु है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। तो यहां सूरत से लगाकर गोवा तक ये आपका जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। गोवा से लगा के आपका मंगलुरु तक जो कि कर्नाटक में है वो कहलाता है आपका कन्नड़ तट। क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट, या इसको कर्नाटक। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट है ये मालाबार तट है। ये इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना, ये आपका मालाबार तट है। ये 3 तट हैं। ये प्रश्न यहाँ पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तट है वो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, तो एक आपको ऑप्शन में इधर से दे देगा, वो पूर्वी तटीय मैदान से। ठीक है ना। तो ये 3 है, तो मैं इधर लिख देता हूं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सा तट है? तो आपका कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। कोंकण तट में क्या लिखोगे आप? कोंकण तट में ये लिखोगे सूरत से, और सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। तो सूरत से कहां तक है? गोवा तक। सूरत से गोवा तक का जो तटीय मैदान वो क्या कहलाएगा? कोंकण तट। उसके बाद में दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट का दूसरा नाम आप लिख सकते हो कर्नाटक तट। क्या? कर्नाटक तट। और कर्नाटक तट तो वो यहां से शुरू होगा गोवा से, जहां पे ऊपर वाला खत्म हुआ है। तो गोवा से कहां तक है? मंगलुरु तक। ये देखो मंगलुरु है,
मंगलुरु तो इसकी राजधानी है, वो बै है, ये मंगलुरु है, और ये कहां पर है, कर्नाटक में। ये कहां पर है, कर्नाटक में। तो यानी ये आपका क्या हो गया, कन्नड़ तट या कर्नाटक तक, गोवा से लेकर मंगलुरु तक। और आगे वाला कौन सा है लास्ट का, मालाबार तट। कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, मालाबार तट। और मालाबार तट कहां से शुरू होगा, तो ये जहां से ऊपर वाला खत्म होगा वहां से, यानी मंगलुरु से। और मंगलुरु मैंने बता दिया कहां पर है, कर्नाटक में। यहां से लगा के कहां तक है ये, कन्याकुमारी तक है ये। और कन्याकुमारी कहां तक है, वो सॉरी कहां पड़ता है, तो वो आपका तमिलनाडु में। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहां तक है। ये तीन, इस पश्चिमी तट को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। कोंकण तट सूरत से गोवा तक, कन्नड़ तट या कर्नाटक तक गोवा से मंगलुरु तक, और मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। आगे आगे चलोगे तो आगे उसके बाद में क्या है आपका, पूर्वी तट। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका क्या है, पूर्वी तट। क्या, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान कहां पे है, तो ये आपका इधर है, यहां पर आपके, ये आपके क्या है, पूर्वी घाट है ये आपका क्या है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट और पूर्वी तट रेखा, इसके बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाएगा, वो तटीय मैदान क्या कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। तो एक बात तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि पूर्वी घाट तथा पूर्वी तटीय रेखा, पूर्वी तटीय रेखा के बीच का मैदान, रेखा के बीच का मैदान, बीच का मैदान, ये क्या कहलाएगा आपका, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तट मैदान की तुलना में थोड़ा सा संकट चौड़ा है। उसका कारण है कि इधर से ये जो नदियां आई हैं, ये नदियां आई हैं, इन नदियों ने, जैसे नर्मदा, गोदावरी, सॉरी अपने ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये लंबा रास्ता तय करके आती है। तो यहाँ इन्होंने ये डेल्टा का निर्माण किया, तो इससे थोड़ा सा चौड़ा हो गया है ये। तो एक बात आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि पूर्वी तट की तुलना में, ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ये पश्चिमी तट की तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा। और इसकी जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, इसकी जो औसत चौड़ाई है, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो आपके है 80 से 100 किलोमीटर तक। जैसे पीछे कितनी थी, पीछे 64 किलोमीटर थी, यहां पर कितनी थी, तो आपके ये 64 किलोमीटर थी। तो इसकी तुलना में ज्यादा चौड़ा है ये, ठीक है ना। फिर इसको दोबारा दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। उसके कितने भाग थे, उसके तो 3 भाग थे, उसके तो थे 3 भाग, और इसके कितने, 2 भाग। दूसरी बात, इस पे राज्य कौन कौन से हैं, यहां पर राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य यहां पर 4 हैं। एक तो नीचे से कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया भाई, नीचे यहां पर तमिलनाडु। तमिलनाडु पे ऊपर जाओगे तो उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर जाओगे तो कौन सा हो गया, ओडिशा हो गया। और लास्ट में ऊपर जाओगे तो आपका पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया। तो इधर 4 राज्य हैं। और ये तो वैसे थोड़ा फास्ट बता दिया, तो कोई ऐसा है नहीं कि धीरे धीरे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं तटीय राज्यों के अंदर। क्लियर मेरी बात यहां तक। इसके 2 भाग कौन से, इसका एक भाग है उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार तट। और एक भाग है कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट और मालाबार तट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है बार बार, ठीक है ना। तो इनमें गड़बड़ मत कर देना आप। क्लियर मेरी बात। तो ये उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, इनको कैसे डिवाइड किया है, ऊपर जो एक नदी है, जैसे यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड किया है, नदियों के डेल्टा ने इसको डिवाइड किया है। जैसे मैं वापस ये मानचित्र बना रहा हूँ, यहाँ ऊपर एक नदी आती है जिसका नाम है, आगे हम नदियों में पढ़ेंगे, महानदी। नीचे यहाँ पे एक नदी है, प्रमुख नदी कृष्णा, और हालांकि बीच में गोदावरी भी है। और नीचे यहाँ एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी, ये नदियां क्या करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे। डेल्टा का मतलब ये होता है कि कोई भी नदी जब मैदानी भाग में या लंबा रास्ता तय करके जब नदियां आती हैं, वो तो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, और समुद्र में गिरने से जस्ट पहले वो क्या करती हैं, उससे मिट्टी को या अवसाद को वहां जमा कर देती हैं। बाद में वो नदियां क्या साइड से निकलने स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो आकृति बनती है वो डेल्टा कहलाती है वो। तो महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा से कृष्णा नदी का डेल्टा है, ये यहां तक का जो तटीय मैदान है वो तो कहलाता है आपका उत्तरी सरकार तट। देखो ये उत्तर में भी है ये। और कृष्णा नदी के डेल्टा से कावेरी नदी तक का डेल्टा है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोरोमंडल
तट कहलाता है। यानी आप इसके अंदर और क्या लिख सकते हो, इसके अंदर आप कैसे लिख सकते हो, देखो इधर, यानी उत्तरी सरकार तट का मतलब क्या है, महानदी, महानदी के डेल्टा से, महानदी के डेल्टा से, और कौन सी नदी के डेल्टा तक, कृष्णा नदी के डेल्टा तक, कृष्णा नदी के डेल्टा तक का तटीय मैदान, का तटीय मैदान, वो क्या कहलाएगा, वो उत्तरी सरकार तट कहलाएगा। कोरोमंडल तट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है, तो ये कृष्णा नदी से शुरू हो जाएगा, कृष्णा नदी के डेल्टा से, कृष्णा नदी के डेल्टा से कावेरी नदी के डेल्टा तक, कावेरी नदी के डेल्टा तक, डेल्टा तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका ये कोरोमंडल तट कहलाएगा। तो दो तट हो गए आपके, इधर तीन है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इधर उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये आपका तटीय मैदान है, छोटा सा पोर्शन है ये तटीय मैदान। अब उसके बाद में आपके पांचवा जो भौतिक प्रदेश है, पांचवा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका क्या है, द्वीप समूह है, वो आपका क्या है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब कुछ द्वीपों का ग्रुप, और द्वीप का मतलब क्या होता है कि वह स्थल भाग जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। मान लीजिए ये कोई स्थल भाग है, ये कोई स्थल भाग है, इसके चारों साइड पानी है, तो वो क्या कहलाएगा, द्वीप। लेकिन तीन साइड यदि पानी हो तो मैंने पीछे बताया वो कहलाएगा प्रायद्वीप। जैसे दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके तीन साइड क्या है, पानी है, ठीक है ना, द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह में खास करके जिन द्वीप समूह को पढ़ना है उसमें एक तो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये है कहां पे, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये बंगाल की खाड़ी की लोकेशन मैंने आपको बार बार बता दी है कि ये कहां है, बंगाल की खाड़ी में है ये। यहां पर जो कुछ द्वीप हैं उनको अपने को एक एक करके पढ़ना है। जैसे कैसे कि मान लो कि देखो इधर, जैसे ये क्या है आपका, ये मान लीजिए कि आपका दक्षिणी भारत है ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। इन द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जैसे ऊपर के ऊपर एक द्वीप है और उसका नाम है उत्तरी अंडमान, क्या नाम है, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में क्या, ये उत्तरी अंडमान है, ये एक पर्वतीय द्वीप है एक तरह से, और यहाँ एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, क्या नाम है, सैडल पीक। और सैडल पीक में क्या याद रखना आपको, ये याद रखना कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की, सबसे ऊंची चोटी है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 734 मीटर। तो ये जो सैडल पीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन से अंडमान पर है, ये उत्तरी अंडमान पर है, उत्तरी अंडमान पर है। ये बात क्लियर हो गई है, ये उत्तरी अंडमान हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका, उत्तरी अंडमान हो गया। अब देखो इसके बाद में ये आपका हो गया उत्तरी अंडमान, तो एक तो ये हो गया आपका क्या, उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में आपको क्या याद रखना है, सैडल पीक, क्या, सैडल पीक, ठीक है। इसके बाद में नीचे ये जो अंडमान है इसका नाम है मध्य अंडमान, क्या, मध्य अंडमान। इसमें क्या याद रखोगे मध्य अंडमान में, कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये आपका मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान से नीचे आओगे, यहाँ पर नीचे आप आओगे, ठीक है ना। एक तो ये बताओ भाई क्लास कैसे लग रही है, ये क्लास ठीक लग रही है क्या आपको, ये है भाई, क्लास ठीक लग रही है क्या, बताना ये कमेंट करके। बाकी तो पॉजिटिव आ रहे हैं, बार बार देख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। उसके बाद में नीचे यहाँ पे ये अंडमान कौन सा है, ये आपका है दक्षिणी अंडमान, कौन सा, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिणी अंडमान पर दो चीजें स्थित है। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है यहाँ पर, एक तो क्या है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। इसमें दो बातें याद रखनी है, क्या, एक तो अंडमान निकोबार, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ एक बार, है ना, अंडमान एंड निकोबार ऐसे लिखोगे आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, द्वीप समूह की राजधानी। ये कौन से द्वीप पर स्थित है भाई, ये आपके कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी वर्तमान में है श्री विजयपुरम, क्या, श्री
विजयपुरम। श्री विजयपुरम कैसे? पहले तो ये पोर्ट ब्लेयर हुआ थी, नहीं, इसका पुराना नाम है पोर्ट ब्लेयर। पुराना नाम इसका क्या है? तो इसका पुराना नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। आज नाम चेंज हो गया इसका, आज नहीं मतलब अब नाम चेंज हो गया। आज की स्थिति में इसका नाम क्या है? श्री विजयपुरम है ये, है ना। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। उत्तरी अंडमान में तो सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान, इसके नीचे दक्षिणी अंडमान है। यहाँ पर एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका आज की स्थिति में नाम क्या है? श्री विजयपुरम। पुराना नाम इसका क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। एक यहाँ पर स्थित है सेलुलर जेल। क्या है? सेलुलर जेल, जिसे आप मतलब काले पानी की सजा के लिए जाना जाता है। भाई जब अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पर जब भी कोई और इधर क्रांतिकारी ज्यादा ही कुछ करता था बदमाशी, तो वो सीधे ले जाके उसको सेलुलर जेल में छोड़ देते थे। फिर वापस वो आ नहीं पाता था, उस टाइम वैसे इतनी सुविधा भी नहीं थी, अंग्रेजों की सहायता के बिना वापस आ नहीं पाएगा, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी, है ना। तो वो सेलुलर जेल यहीं पर है, दक्षिणी अंडमान पर। तो ये 3 अंडमान हो गए। वापिस देखो इधर, ऊपर ही ऊपर जो अंडमान है वो तो कौन सा हो गया आपका? उत्तरी अंडमान। कौन सा? उत्तरी अंडमान। इसके बाद में नीचे यहां पर कौन सा है? तो ये हो गया आपका मध्य अंडमान। यहाँ पे मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। उसके बाद में नीचे कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीज क्या याद रखोगे? कि एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है यहाँ पर, और एक सेलुलर जेल स्थित है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। लिटिल अंडमान या फिर लघु अंडमान, ठीक है ना। ये 4 है। ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये कहलाएगा अंडमान द्वीप समूह है। क्या कहलाएगा आपका? अंडमान द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है। इसके बाद में देखो नीचे जब आप आओगे तो फिर है कार निकोबार, सॉरी अपने ये निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह है। ऊपर आपका ये अंडमान है। अंडमान में आपके ये ग्रुप हो गए। क्लियर मेरी बात? इसके बाद में नीचे आप आओगे तो नीचे क्या है? कार द्वीप समूह है, जिसमें सॉरी कार के बाहर बाहर आ रहा है, निकोबार द्वीप समूह है। उसमें ऊपर ही ऊपर है आपका क्या? कार निकोबार। अलग कलर से लिख देता हूं, चलो कार निकोबार थोड़ा अलग हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या है? ये है आपका कार निकोबार। क्या है आपका? कार निकोबार, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका क्या है? ये आपका है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, ये है आपका लिटिल निकोबार। और लास्ट में ये आपका क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है आपका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। और ये मिलकर क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा निकोबार द्वीप समूह है। क्या कहलाएगा? निकोबार द्वीप समूह है। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात आ गई समझ में? अब देखो, अब यहां से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है। यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है यहां से, और वो है आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। चैनल मैंने आपको पहले बताया, चैनल का मतलब क्या होता है? कि 2 स्थल भागों के बीच में स्थित होती है ये, ठीक है ना। और 2 स्थल भागों को अलग करती है ये, उसको चैनल बोलते हैं। ये एक संकड़ा क्षेत्र होता है इनके बीच से गुजरने का। तो यहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, उस आधार पे ये 10 डिग्री चैनल हो गया ये, ठीक है ना। तो 10 डिग्री चैनल वास्तव में पूछ ले, 10 डिग्री चैनल पूछ ले तो उसके 2 तरीके पूछने के। एक तो ये पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार के बीच। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आया हुआ है, बार बार आया हुआ है ये 10 डिग्री चैनल। और एक एग्जैक्ट पूछ ले तो आपका आंसर ये होगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के स्थित है। यदि ये ऑप्शन में आ जाए तो फिर तो आपको यही करने पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। एग्जैक्ट पूछ ले तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के इस बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। क्लियर मेरी बात? तो इस 10 डिग्री चैनल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, है ना। 10 डिग्री चैनल को आपको याद रखना है। एग्जैक्ट पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के बीच। कार निकोबार के बीच। कार निकोबार के बीच। अब जो लास्ट में ग्रेट निकोबार है आपका, यहां एक पॉइंट है लास्ट में, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी का पुराना नाम क्या था? पार्सन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट,
ठीक है। और ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट में हमने वहां उस टाइम क्या लिखा था, उस टाइम सिर्फ इतना ही लिखा था कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एग्जैक्ट कहाँ है, तो इस ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्लियर मेरी बात यहाँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो आपके ज्वालामुखी हैं। क्या है, दो आपके ज्वालामुखी हैं, जिसमें से एक है आपकी बैरन ज्वालामुखी। कौन सी, बैरन ज्वालामुखी, बैरन है ये, बैरन ज्वालामुखी। और बैरन ज्वालामुखी है ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। सक्रिय ज्वालामुखी तीन प्रकार की होती है ना, एक सक्रिय होती है, ठीक है ना, उसके बाद निष्क्रिय होती है और एक मृत होती है ना। सक्रिय का मतलब वहां से हमेशा लावा निकलता रहता है। तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो आपकी बैरन है, ठीक है। बैरन द्वीप के ऊपर स्थित है ये। दूसरी है एक नारकोंडम। कौन सी, नारकोंडम ज्वालामुखी, है ना। यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं, दो ज्वालामुखी हैं, है ना। और ये क्या है, भारत की क्या है, अपने सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है ये, सुषुप्त ज्वालामुखी, है ना, सुषुप्त ज्वालामुखी। अच्छा मैं निष्क्रिय बोल देता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि ये जो ज्वालामुखी है ये मतलब अब तो शांत है, लेकिन ये दोबारा उद्गार हो सकता है इसका, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। बैरन है वो सक्रिय है, जबकि आपकी नारकोंडम है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। ये प्रश्न पीछे आपके ग्राम सेवक में आया हुआ है वीडियो में, और उनका नाम है सोमपेन व जारवा, सोमपेन व जारवा, है ना। सोमपेन व जारवा है, ना कि सेम्पेन मत कर देना, सोमपेन है ये, सोमपेन व जारवा, ये दो जनजातियां हैं। ये दोनों आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगला जो द्वीप है, वो द्वीप समूह है, वो आपका है लक्षद्वीप समूह है। मतलब द्वीप समूह में एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में आपका क्या है, अगला जो द्वीप समूह है वो है आपका लक्षद्वीप समूह है। क्या, लक्षद्वीप समूह है। पहली बात तो यही है कि ये है कहाँ स्थित, ये आपका है अरब सागर में। ये आपका कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ है, अरब सागर में। जैसे इसकी आप लोकेशन देखोगे, ये आपका मानचित्र है, यहाँ आपका अरब सागर है, यहाँ पर ये आपके जो द्वीपों का कुछ समूह है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो पहला जैसे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ पर है, वो बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ पर है, ये आपके अरब सागर में स्थित है। क्लियर मेरी बात। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, जैसे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय, मिनिकोय, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है मिनिकोय। अब इसके अंदर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कुछ चैनल हैं, यहाँ पे दो चैनल हैं। एक तो आपका 8 डिग्री चैनल है, कौन सा, 8 डिग्री चैनल। एक आपका है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री और 9 डिग्री 10 डिग्री, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं ये, ठीक है ना। और चैनल का मतलब मैंने आपको बता दिया। 8 डिग्री चैनल है, वो नीचे यहाँ पर देश पड़ता है, यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय। क्या नाम है, मिनिकोय। मिनिकोय हालांकि इस लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन लक्षद्वीप से अलग है। ये बाकी का शेष लक्षद्वीप हो गया ये, है ना, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप हो गया। तो यहाँ से जो एक आपके अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, वो आपके है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसलिए उसका नाम हो गया 8 डिग्री चैनल। यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है इनके बीच से, और वो आपकी है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसके आधार पर इसका नाम हो गया 9 डिग्री चैनल। और ऊपर हमने यहाँ देखा ही था, यहाँ पर ये अंडमान द्वीप समूह, यहाँ निकोबार द्वीप समूह, इसके बीच में ये क्या है आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 10 डिग्री चैनल। तो 3 चैनल हैं आपके, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो ये मालदीव व मिनिकोय के बीच, है ना, मिनिकोय के बीच। उसके बाद में नीचे क्या है, 9 डिग्री चैनल, ये मिनिकोय से ऊपर है, यानी मिनिकोय और शेष लक्षद्वीप के बीच। तो वो पूरा ही पूरा बच गया शेष, तो हम यहाँ पे लक्षद्वीप लिख देंगे, लक्षद्वीप के बीच, ठीक है ना। यहाँ आपका क्या है, 9 डिग्री चैनल है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। और 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बता ही दिया, वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान में भी
जो एकदम एग्जैक्ट है तो वो कहां पर है, लघु अंडमान बोल दो या फिर आप उसको लिटिल अंडमान बोल दो, वह कार निकोबार के बीच, कार निकोबार के बीच। और इसको भी डिवाइड करके ना पूछे तो फिर आपको इतना याद करना है कि अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। एक आपके चैनल और है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है, कोको चैनल। ये कोको चैनल कहाँ स्थित है, ये कोको चैनल यहाँ स्थित है। देखो आप जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन देखोगे ना, जैसे मैं इधर बनाता हूँ है ना, ये कहाँ पे देखो इधर कोको चैनल, ये कोको चैनल कहाँ है, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे ये आपका अंडमान समूह हो गया, ये आपका निकोबार समूह हो गया। इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है, कोको द्वीप। और कोको द्वीप है ये किसका है, ये म्यांमार का है, ये म्यांमार का है। तो यहाँ पर जो चैनल है, यहाँ जो चैनल है उसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है, कोको चैनल। तो एक तो आप ये कह सकते हो, एग्जैक्ट बोलो तो जैसे ये पूरा क्या है, अंडमान है ये, उस आधार पे तो आप ये कह सकते हो कि अंडमान और कोको द्वीप के बीच है ये, है ना। तो वैसे तो आप ये कह सकते हो कि अंडमान व कोको द्वीप के बीच है ये, कोको द्वीप के बीच है ये। लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो ये अंडमान कौन सा है, उत्तरी अंडमान है। तो यानी इसको आप एग्जैक्ट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, उत्तरी अंडमान तथा कोको द्वीप के बीच, तथा कोको द्वीप के बीच। और कोको द्वीप कहाँ किसका है भाई, ये किसका है, तो ये आपका म्यांमार का है, ये किसका है, म्यांमार का है। तो ये आपके द्वीप समूह के अंदर जो मुख्य जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह हो गए। उसके अलावा कुछ और द्वीप हैं, थोड़े से वो भी बात कर लेते हैं ना, फिर कंप्लीट करते हैं अपन। उसके अलावा जो अन्य द्वीप हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। अन्य द्वीप कौन कौन से हैं, जैसे एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा, श्री हरिकोटा द्वीप। और ये आपका है आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश की जो सीमा है उसके सामने है ये श्री हरिकोटा द्वीप। जैसे आप ये जो मानचित्र है भारत का, यहाँ आपके ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है ये। तो यहाँ पर जो द्वीप है उसका नाम क्या है, श्री हरिकोटा। क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप है। और श्री हरिकोटा द्वीप में क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसरो अपने जो सैटेलाइट है उनको यहां से लॉन्च करता है। कहां से, श्री हरिकोटा से। जबकि इसरो का खुद का मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय खुद का बेंगलोर है, ठीक है ना। और यहाँ जो ये प्रक्षेपण स्थल इन्होंने बना रखा है उसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। तो एक तो ये है। उसके अलावा एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा, व्हीलर द्वीप, जिसका आज की स्थिति में नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है ना। और ये जो द्वीप है ये ऊपर ओडिशा में यहाँ है, ये जैसे ओडिशा का तट है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर मान लीजिए ओडिशा है, ये इसके सामने यहाँ द्वीप है ना, इसके सामने यहाँ द्वीप है और इसका नाम है व्हीलर द्वीप। और इसको जो ये व्हीलर द्वीप है इसका जो उपयोग लिया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है, इसका जो उपयोग, पहली बात तो ये है कहाँ पर, तो ये पहली बात तो है कि ओडिशा के तट पर है ये, ठीक है ना, ओडिशा के सामने। ये किस में काम में लिया जाता है, यहाँ से मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती हैं, तो मिसाइलों के प्रक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है। और मिसाइल मैन कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो उनके नाम पर इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है अभी। तो दो अन्य द्वीप ये हैं, श्री हरिकोटा द्वीप और व्हीलर द्वीप। हालांकि ये हैं किसमें, बंगाल की खाड़ी में ही है ये। एक आपका द्वीप है जो है आपका न्यू मूर द्वीप। कौन सा, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। ये आपका बंगाल की खाड़ी में ही है, ये बंगाल की खाड़ी में ही है ये, ठीक है ना, बांग्लादेश के पास में है, पश्चिम बंगाल के पास में है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, ये भारत व बांग्लादेश के बीच विवादित रहा है, ये बांग्लादेश के बीच विवादित रहा है ये, ठीक है ना, और विवादित रहा है। इसी न्यू मूर द्वीप के पास में एक द्वीप और है यहाँ पर, इसके पास में एक और द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो ये द्वीप भी कुछ और हैं, श्री हरिकोटा द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, और ऊपर आपके न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। इस साइड में इधर यहाँ पर दो द्वीप और हैं, जैसे एक है आपका अलिया बेट। क्या,
अलिया बेट, एक है आपका खदिया बेट, खदिया बेट। ऊपर यहाँ नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, नीचे नदी आती है उसका नाम है ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी के सामने अलिया बेट है, ये अलिया बेट है। ये क्या लिखा है, देखो इधर अलिया बेट, ये क्या है, खदिया बेट। तो ये दो द्वीप और हैं, तो ये आपके महत्वपूर्ण द्वीप हो गए। और लास्ट में जो बचा है 6 नंबर पे हमने क्या लिखा था, मरुस्थलीय प्रदेश। क्या लिखा था, मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश है ये, है ना, जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। क्या नाम है, थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है ये दो देशों में फैला हुआ है। ये एक अपने भारत के अंदर है और एक अपने इधर पड़ोस में पाकिस्तान, अपना तो क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है। और भारत में खास करके ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है और राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक है ये, भारत में जितना फैला हुआ उसका 62% राजस्थान में है। थोड़ा बहुत हिस्सा इसका पंजाब व हरियाणा में भी है, पंजाब व हरियाणा में भी है, ठीक है ना, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ, पश्चिमी राजस्थान। और वैसे ये ज़्यादा आपका थार का मरुस्थल ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जब आप आपके टॉपिक के इधर राजस्थान का भूगोल में भी तो भौतिक प्रदेश है, तो वहाँ आप थार के मरुस्थल को बहुत डिटेल से पढ़ते हो, इसलिए इसको अपन इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं, चोलिस्तान, ठीक है ना। तो ये आपका था अपने मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ये अपना टॉपिक भौतिक प्रदेश वाला कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है ना। आगे इसके बाद अपवाह तंत्र शुरू करेंगे, ठीक है ना। और क्लास आपको कैसी लगी ये बिल्कुल आप मुझे बताइए। ओके, धन्यवाद।